हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 12 बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशंस और स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस टू वन जीन एंड एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉज। सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, जिनमें उन्होंने लिए थे 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेड्स इन द पी प्लांट। इसका क्या मतलब है, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वी आर स्टडीइंग, यानी सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, ये सारे क्या है? ये कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स में जो टाइप हमें देखने को मिल रहे हैं वो ट्रेड्स हैं, यानी सीड शेप राउंड भी हो सकता है एंड रिंकल्ड भी हो सकता है। तो राउंड इज़ अ ट्रेड एंड रिंकल्ड इज़ ऑल्सो अ ट्रेट। तो इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि 7 उन्होंने कैरेक्टर स्टडी करे एंड 14 ट्रेट स्टडी करे। अब ट्रेट्स भी कैसे थे? कॉन्ट्रास्टिंग थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ईजिली विजुलाइज हम कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके बीच में, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। यानी अगर एक वायलेट है एक वाइट है, एक फुल है तो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ऐसे उन्होंने ट्रेट्स लिए। अब प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन इज़ कॉल्ड अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, यानी एक ऐसी लाइन जिसमें बस सेल्फ पॉलिनेशन ही चलती जा रही है, कोई वेरिएशन हमें कभी देखने को नहीं मिली। ठीक है। अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स ही क्यों इतने सक्सेसफुल रहे, इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि फर्स्ट रीज़न कि उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज़ करा। अपने बायोलॉजिकल कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने इक्वेशंस लगाई जो लोगों को अच्छे से समझ आने लगी। ही हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज़। अब जब सैम्पल का साइज़ ज़्यादा होगा, कोई चीज़ आप थोड़ी चीज़ों में करोगे तो वो शायद लोग इतना जल्दी विश्वास ना करें, पर आप ज़्यादा चीज़ों में कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ों में उस रिज़ल्ट को लेकर आ रहे हो, तो लोग ऑब्वियसली आपकी बात मानेंगे। थर्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स वर बेस्ड ऑन जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ऐसी नहीं है कि उन्होंने कुछ भी बात बोली और वो ट्रू हो गई, नहीं, उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई जो हमें ऑलरेडी पता था, कि हमें दिख ही रहा है कि हाँ ये तो जनरल बात है ही, तो भी लोगों को उस बात पे ज़्यादा विश्वास हुआ। अगर हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखें तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमें क्या याद रखना है कि बिकॉज पी प्लांट इज़ बाइसेक्सुअल और इसमें सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, यानी एक फ्लावर का क्या निकालना पड़ेगा? एंथर वाला पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने एक फीमेल प्लांट लिया विच वॉज ड्वार्फ स्मॉल टी, और मेल प्लांट लिया दैट वॉज टॉल कैपिटल टी। जब हमने इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो हमें क्या देखने को मिला कि ऑल प्लांट्स वर टॉल। क्यों? क्योंकि इनका जीनोटिपिक रेशियो कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा 1:1। तो सब में क्या हमें देखने में मिला? टॉल प्लांट्स। तो हमारे जितने भी F1 जनरेशन के प्लांट्स थे वो सारे कैसे निकले? टॉल। अब ये जो F1 हाइब्रिड थे, इट ऑलवेज रिसेम्बल्स वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि अगर एक डॉर्फ है और एक टॉल है तो जो बच्चा बन रहा है, जो प्रोजेनी बन रही है, वो मीडियम हाइट का होगा, ऐसा नहीं है। इट विल ऑलवेज रिसेम्बल वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, दैट इज़ द मेल पेरेंट, दैट इज़ द टॉल प्लांट। ठीक है। अब जो ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी हमें प्लांट मिले हैं, अब इनका हमने क्या करा है? सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग मतलब हमने आपस में इनकी क्रॉस पॉलिनेशन कराई। तो अब क्या होगा? ये गेमीट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बनेंगे हमारे प्रोजेनी कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल्सो टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, एंड स्मॉल टी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमें F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिला था। ठीक है। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? बिकॉज ये सारे तो टॉल हैं और एक यहाँ पे डॉर्फ है, तो 3:1 तो क्या आ गया? फिनोटिपिक रेशियो। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की देखें तो ये कैपिटल टी 1, ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी भी 1, तो 1:2:1। ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि बोथ द पेरेंट्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो हमें डॉर्फ पेरेंट नहीं देखने को मिला था, वो अब हमें F2 जनरेशन में देखने को मिल रहा है। इससे हम क्या भी समझ पा रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर वैलिड है, क्योंकि जो गेमीट्स हैं वो इक्वली सेग्रीगेट हो रहे हैं, और फिर हमारे जो प्रोजेनी बन रही है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से बन रही है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों साथ में बाउंड हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इस रिज़ल्ट को देखकर मेंडल ने क्या कंक्लूजन बनाया है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के पास जा रही है। ठीक है। इवन दो पहली जनरेशन में हमें नहीं दिखी, पर दूसरी जनरेशन में हमें फिर भी दिखी, तो कुछ तो ऐसा है जो स्टेबल तरीके से पास ऑन हो रहा है। ठीक
ठीक है। तो इन चीज़ों को, जो चीज़ें पास ऑन हो रही हैं, उनको मेंडल ने क्या नाम दिया? फैक्टर्स। और इसी चीज़ को हम आज के इस नाम से जानते हैं, जीन्स। अब हम बात करते हैं लॉज की, जो हमें मेंडल ने दिए थे, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें फर्स्ट लॉ है अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें मेंडल ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू मेंडल इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ ट्रेड्स, डिसिमिलर मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों सिमिलर है। कैपिटल टी स्मॉल टी इज़ नॉट सिमिलर। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करें तो इनमें से एक जो है बस वो एक ट्रेड ही आगे जाके एक्सप्रेस होगा, और उसी ट्रेड को हम क्या बोल देंगे? डोमिनेंट ट्रेड बोल देंगे। और जो ट्रेड एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेड। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट में कैपिटल टी इज़ द डोमिनेंट ट्रेड एंड स्मॉल टी इज़ द रिसेसिव ट्रेड। तो हमें फाइनली क्या दिख रहा है? टॉल। तो जो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा है दैट इज़ रिसेसिव, और जो एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज़ डोमिनेंट, एंड दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि मियोसिस के टाइम पे एलील्स जो हैं दे गेट सेपरेटेड एंड वन गीमीट रिसीव्स ओनली वन एलील। इसका क्या मतलब है कि जब पेरेंट्स में से गैमीट्स बने तो सिर्फ एक गैमीट में एक ही एलील जाएगा। इसका एलील किसको हम बोलते हैं? जैसे अगर हमारा हाइट का जीन है तो इसमें कैपिटल टी एक एलील हो गया और स्मॉल टी दूसरा एलील हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे गैमीट्स में एक ही एलील जा रहा है एक टाइम पे। इसी को हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसलिए हमने यहाँ पे डिनोट भी कर रखा है इसको, ठीक है। और हमें क्या याद रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब बात करते हैं पेनेट स्क्वायर की, जो हमें किसने दिया? रेजिनाल्ड सी पेनेट ने। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये अगर है, इसका अगर हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो कैसे होगा? यहाँ पे अगर हम एक स्क्वायर बनाएं तो एक जगह हम लिखेंगे ये मेल पेरेंट के वो, और एक जगह हम क्या लिखेंगे? फीमेल पेरेंट के एलील्स, और फिर हम उनका स्क्वायर बनाएंगे, दिस एंड दिस, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी विद स्मॉल टी, दिस, फिर कैपिटल टी विद स्मॉल टी, दिस, एंड क्या स्मॉल टी विद स्मॉल टी, दिस। तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं। अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें जैसा हमें मेंडल ने दिया था, तो हम क्या देखेंगे? ये अगर कैपिटल टी है, इसको अगर मैं हाफ टी लिखूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर स्मॉल टी है तो अगर इसमें इसको हाफ स्मॉल टी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इनको क्रॉस करवाऊंगी, यानी जब मैं इनका स्क्वायर कराऊंगी, तो क्या मिलेगा मुझे? 1/4 टी के ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ गिवन बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही हमारे पास आएगा। और अगर हम अच्छे से इसको देखें तो एक्जैक्टली इसी रेशियो में हमें अपने प्रोजेनी भी देखने को मिल रहे थे। 4 में से एक प्रोजेनी कैपिटल टी थी, उन्हीं 4 में से एक प्रोजेनी स्मॉल टी थी, और उनमें से 2 कैपिटल टी स्मॉल टी थी, मतलब हाफ जो थी कैपिटल टी स्मॉल टी थी। तो ये मैथमेटिकली भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो मैं बता रहा हूँ या जो मैं दिखा रहा हूँ वो ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्म हो गया कि ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर कैन बी गिवन बाय दिस। अब हम ये कैसे बताएं कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसमें कौन सी वाली जीन्स है? इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जीन्स है या कैपिटल टी वाली जीन है? हम ये कैसे बता सकते हैं? वो बताने के लिए हम इसको किसके साथ क्रॉस कर सकते हैं? विद अ रिसेसिव पेरेंट दैट इज स्मॉल टी। इसी क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड आउट कि टॉल प्लांट के जीनोटाइप क्या है, ठीक है। इसमें हम प्रोजेनी को किससे क्रॉस करेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। होमोजाइगस किसको कहते हैं? जिसमें सेम टाइप के एलील्स होते हैं। दिस इज़ अ हेटेरोजाइगस पेरेंट, दिस इज़ अ होमोजाइगस पेरेंट, इवन दिस इज़ ऑल्सो अ होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है। तो जब हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से जीनोटाइप को, मतलब प्रोजेनी को क्रॉस करा दें तो हम उसका जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा? जैसे हमारा फर्स्ट क्रॉस अगर हम देखें
तो कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हमने क्रॉस कराया, अगर हमें जैसे हमें इसका प्रोजेनी निकालना था, कैपिटल टी का हमें प्रोजेनी निकालना था, तो हमने इसको किसके साथ क्रॉस कराया, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया, हमें मिले सारे टॉल प्लांट्स। तो इतनी बात हमें पता चल गई कि अगर हमें सारे टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली मेल पेरेंट कैसा रहा होगा, होमोजाइगस रहा होगा। और दूसरा क्रॉस, अब हमें किसका प्रोजेनी निकालना है, कैपिटल टी स्मॉल टी का निकालना है। तो जब हम इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 50% प्लांट्स टॉल मिलेंगे एंड 50% प्लांट्स ड्वार्फ मिलेंगे। तो जब हमें ड्वार्फ प्लांट्स भी दिखने को मिल जाए क्रॉस में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्लांट है वो हेटेरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, अब आउट क्रॉस किसे बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस तो उसे हो गया जब हम जीनोटाइप निकालना चाहते हैं। आउट क्रॉस जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कर रहे थे तो क्या था, टेस्ट क्रॉस था। जब होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ कर रहे हैं तो आउट क्रॉस बोलते हैं उसको। तो इसमें भी हमें क्या रिजल्ट देखने मिलेगा, 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ प्लांट्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की जो हमें बहुत जगह लगाने पड़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ़ गेमीट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ गेमीट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ़ हेटेरोजाइगस ट्रेट्स निकालने हैं। यानी कि कैपिटल ए कैसा है, होमोजाइगस हो गया। कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा है, हेटेरोजाइगस, बिकॉज इसमें एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है, तो दोनों अलग अलग एलील्स हो गए। वैसे ही कैपिटल सी स्मॉल सी हेटेरोजाइगस हो गया, कैपिटल डी अगेन होमोजाइगस हो गया। तो इसमें हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2। तो हम जब नंबर ऑफ़ गेमीट्स निकाल रहे होते हैं तो हम ये हेटेरोजाइगस का नंबर देखते हैं। यहाँ जो हमारा n है दैट इज़ द नंबर ऑफ़ हेटेरोजाइगस। इस एग्जाम्पल में हमें 2 नंबर ऑफ़ हेटेरोजाइगस दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 to the power 2 विच बिकम्स 4। तो अगर हमें ये दे दिया जाए, हमसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ़ गेमीट्स बनेंगे इसके, तो कितने बनेंगे, 4। ठीक है, वैसे ही अगर हमें नंबर ऑफ़ जाइगोट्स पूछ ले तो हम क्या करेंगे, जितने भी गेमीट्स बन रहे हैं उसका स्क्वायर कर देंगे। फिनोटाइप पूछ लें तो भी 2 to the power n कर देंगे। जीनोटाइप पूछ रहे हो तो 3 to the power n कर देंगे, वेयर n ऑलवेज रिमेन्स द नंबर ऑफ़ हेटेरोजाइगस प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, और हेटेरोजाइगस मैंने बता ही दिया है, जहाँ पे भी एलील्स अलग अलग होंगे उसको हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉसेस की, जो हमें याद रहना चाहिए। इवन दो ये तो बेसिक ही है, हम याद नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट फिर भी अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉसेस कैपिटल ए विथ कैपिटल ए। तो ये हमारा हमेशा 100% क्या ही देगा, हमें कैपिटल ए ही देगा, क्योंकि और कुछ एलील्स उसमें है ही नहीं। ठीक है, जब एक होमोजाइगस डोमिनेंट एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें सारे कैसे मिलेंगे, 100% डोमिनेंट ही मिलेंगे ट्रेट। जब हमारा हेटेरोजाइगस प्लांट के साथ क्या करेगा, पॉलिनेशन होगा, तो फिर हमें इस रेशियो में मिलेगा। जब हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें हाफ तो डोमिनेंट ट्रेट्स दिखेंगे और हाफ रिसेसिव ट्रेट्स दिखेंगे। यहाँ पे हाफ का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब हमारा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाफ मिलेगा। तो हमें क्या याद रखना है कि जब हमारा हेटेरोजाइगस पेरेंट एंड होमोजाइगस पेरेंट रिएक्ट करेंगे आपस में, तो हमें हमेशा हाफ का रेशियो मिलेगा। और जब स्मॉल ए करेगा तो भी सारे स्मॉल ए ही मिलेंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज़ नो अदर एलील इन देयर। काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं हमें, इसमें कैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि जब ये पेरेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके आने का रेशियो या प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ रिएक्ट करता है तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जब हमारा हेटेरोजाइगस पेरेंट जब होमोजाइगस के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ। तो 1/4 इंटू हाफ जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा। हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला भी एक बार करके देख लेते हैं। ये हो गया हेटेरोजाइगस, ये हो गया होमोजाइगस। हर टाइप की प्रोजेनी का आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ।
जब कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ ऐड करेगा तो सारे कैसे ही बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी ही बनेंगे। तो इसके आने की प्रॉबिलिटी तो कितनी है 1, और इसके आने की प्रॉबिलिटी कितनी है हाफ। तो ये पूरे जीनोटाइप के आने की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, हाफ। वैसे ही अगर हम इसका देखें तो हमें पता है कि अगेन कैपिटल आने की कितनी प्रॉबिलिटी है 1/4, और इसकी भी आने की कितनी है 1/4। इनको हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे जीनोटाइप के आने की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 1/60। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू मेंडल। मतलब मेंडल ने जो हमें लॉज दिए थे या मेंडल ने हमें जिस तरीके से चीज़ें समझाई थी उसमें हमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिख जाते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म एंड प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। हम इन सब की बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, ये हमें किसने करके दिखाया था, कार्ल कॉलिंस ने करके दिखाया था। स्नैपड्रैगन एक फ्लावर है उसमें। इसमें इन्होंने क्या करा, मेल पेरेंट लिया, फीमेल पेरेंट लिया। मेल कैसा था, रेड फ्लावर वाला, एंड फीमेल वाइट फ्लावर वाला। अगर हम रेड फ्लावर को कैपिटल आर से डिनोट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। जब हमने इनका क्रॉस कराया तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, जो तो हमें मिलना ही था। बट अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है, दिस बीइंग द डोमिनेंट ट्रेट, हमें हमारे प्लांट्स कैसे मिलने चाहिए थे, सारे रेड। बट ऐसा नहीं हुआ, हमें कैसे मिले F1 जनरेशन के प्लांट्स पिंक। ठीक है, अब इस बात पे भी विश्वास नहीं हुआ तो हमने सेल्फिंग करके देख ली कि भाई अब देख लेते हैं। अब क्या हुआ, हमने देखा जब तो कैपिटल आर क्या था, रेड। ये दोनों कैसे थे, पिंक, और ये कैसा था, वाइट। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई कि ये तो अदरवाइज़ कैसे आने चाहिए थे, रेड आने चाहिए थे, पर रेड नहीं आकर कैसे आ रहे हैं, पिंक। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे डोमिनेंस कैसी हो रही है, इनकम्प्लीट। वैसे तो कैपिटल आर को कैसा डोमिनेंस दिखाना चाहिए था, फुल डोमिनेंस दिखाना चाहिए था, इसको रेड दिखना चाहिए था। बट यहाँ पे ये पूरा डोमिनेंस अपना सर्ट नहीं कर पाया, इनकम्प्लीट ही रह गई इसकी डोमिनेंस। तो वो कलर कैसा हो गया, रेड और वाइट का कुछ मिक्स करके कैसा बन गया, पिंक। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कि डोमिनेंस हो कैसे रहा है। हमने बात तो करना ईजी है हमारे लिए, भाई डोमिनेंट बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया, बट एक्चुअली में क्या चल रहा है, हम डोमिनेंट को डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं, ये डोमिनेंट हमें बार बार क्यों दिख रहा है। तो इसका हम समझ कर हम देखते हैं। लेट्स से पी प्लांट है, पी प्लांट में कोई प्रोटीन ही होगा जो उसको टॉल बना रहा होगा। किसी टॉल पी प्लांट में कुछ प्रोटीन अच्छा बन रहा होगा जिससे वो टॉल है, शॉर्ट प्लांट में वो प्रोटीन नहीं बन रहा होगा जिससे वो शॉर्ट है। सो लेट्स से कि ये हमारा क्रोमोज़ोम है जिसमें कैपिटल टी वाला लील है, और ये क्रोमोज़ोम है जिसमें स्मॉल टी वाला लील है। ठीक है, तो अब क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये कैपिटल टी वाला तो डोमिनेंट था ही, इसमें साइलेंट म्यूटेशन होकर क्या हो सकता है कि ये टी डैश बना दे, यानी टॉल प्रोटीन बना दे, विच इज़ मोर कॉमन। यानी इसमें म्यूटेशन हो भी जाए तो कुछ ज़्यादा चेंजेस ना हो, ये फिर भी कैसा प्रोटीन बनाए, टॉल वाला प्रोटीन ही बनाए। ठीक है, और ये क्या बना दे, डोमिनेंट ट्रेट बता दे। अब ये भी हो सकता है कि कैपिटल टी वाला जो अलील है ये एक नॉन फंक्शनिंग वाला एंजाइम बना दे। जब ये नॉन फंक्शनल वाला एंजाइम बनाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, टी डैश बोल देंगे, स्मॉल टी डैश बोल देंगे। तब ये क्या हो जाएगा, डॉर्फ। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एंजाइम बनाए ही ना, जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, फिर डॉर्फ रह जाएगा, तो भी कैसा होगा, डॉर्फ। और ये हो गया हमारा रिसेसिव ट्रेट्स। तो जब ये कैपिटल टी नॉर्मल प्रोटीन भी बना रहा है तो हमें दिखेगी टॉलनेस। अगर इस प्रोटीन के बनने में कुछ दिक्कत आ गई, यानी एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर रहा है या एंजाइम बन ही नहीं रहा, उस केस में क्या होगा, हमारा डॉर्फ ट्रेट दिख जाएगा और उसी चीज़ को हम रिसेसिव बोल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये रिसेसिव वगैरह डॉल, जब हम बोल रहे हैं डोमिनेंट, जब हम बोल रहे हैं रिसेसिव, तो ये कोई थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी में किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन्स की वजह से, एंजाइम्स की वजह से रेगुलेट हो रहा है। अब हम थर्ड चीज़ देखते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था कि वो अपना पूरा डोमिनेंस असर्ट नहीं कर पा रहा है। कोडोमिनेंस में दो अलील्स साथ में अपना डोमिनेंस असर्ट कर देते हैं, मतलब दोनों ही ट्रेट्स हमें इक्वली दिखेंगे। ये हम किस में कैसे समझ सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग के केस में। ठीक है, हमें पता है कैसे कितने कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, एंड ओ हो सकता है। जो हमारा आई जीन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप्स।
तो अगर आई ए एलील है तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, आई बी एलील है तो बी ब्लड ग्रुप आएगा, आई ए और आई बी है तो ए भी आ जाएगा, और अगर स्मॉल आई है तो फिर ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो यूजुअली अगर हम मेंडल के हिसाब से चलें तो अगर आई ए आई बी है तो इनमें से किसी एक को डोमिनेंस दिखानी चाहिए थी। अगर ए डोमिनेंट होता तो आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप हो जाता, और अगर आई बी डोमिनेंट होता तो बी ब्लड ग्रुप हो जाता। बट ये दोनों ही डोमिनेंट निकल आए, तो अब ये क्या करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप दे देंगे। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि ये डॉर्फ है, मतलब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये दोनों ही डोमिनेंट है और ये दोनों ही डोमिनेंट शो करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कोडोमिनेंस। ठीक है, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप अगर हम कंपेयर करें तो आई ए रहेगा या आई ए स्मॉल आई रहेगा तो क्या रहेगा, ए। आई बी रहेगा या आई बी स्मॉल आई रहेगा तो भी क्या रहेगा, बी। आई बी रहा तो ए बी, और स्मॉल आई रहा तो ओ। तो यहाँ पे जो रिसेसिव एलील है, जो 2 टर्म्स में रिसेसिव है, वो हो गई हमारी स्मॉल आई वाली एलील। ठीक है, अब इसमें जीनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फॉर कोडोमिनेंस में ही n/2 × n+1 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलील्स। ठीक है, तो ये किसके केस में चलता है, कोडोमिनेंस के केस में। अगर हमसे पूछा जाए जीनोटाइप तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है, मल्टीपल एलिलिज्म कोडोमिनेंस को ही हम बोल रहे हैं कि कितने एलील्स हैं इसमें। देखो, आई ए भी है, आई बी भी है और स्मॉल आई भी है। तो वैसे तो एक कैरेक्टर के एक जीन के कितने एलील्स रहते हैं, यूजुअली 2 रहते हैं, बट यहाँ पे हमें कितने एलील्स देखने के मिल रहे हैं, 3 देख रहे हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो गया और किसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल हो गया। तो मल्टीपल एलिलिज्म कैन ओनली बी स्टडीड इन अ पॉपुलेशन बिकॉज द ह्यूमन कंटेन्स ओनली 2 क्रोमोसोम्स इन अ होमोलॉगस पेयर। इसका क्या मतलब है कि एक ह्यूमन में तो 2 ही एलील्स आएंगे ना भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन में ही 3 एलील्स हमें देखने को मिल जाए। एक ह्यूमन में तो हो ही 2 ही आर द मोस्ट पॉसिबल। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें एक ह्यूमन में आई ए वाली जीन में एलील भी दिख जाए, आई बी वाली भी दिख जाए और स्मॉल आई भी दिख जाए, होंगी तो कोई 2 ही। ठीक है, पर अगर हम मल्टीपल एलिलिज्म बोल रहे हैं तो किस टर्म्स में बोल रहे हैं कि हमें पूरी पॉपुलेशन में 3 जीन्स दिख रही हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म हम बस पॉपुलेशन में स्टडी कर सकते हैं, ह्यूमन में, किसी एक ह्यूमन में हम मल्टीपल एलिलिज्म नहीं देख सकते। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल दबाओ, तब तक एक सब्सक्राइब तो बनता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।